अवनी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्यकालीन राजस्थान में भू राजस्व एवं प्रशासन। भूमि के दो प्रकार माने गए थे। एक तो खालसा भूमि होते थे, एक होती थी जागीर भूमि। खालसा भूमि वो होती थी जो सीधे राजा के अधीन होती थी, यानी कि वो केंद्रीय भूमि होती थी, जहाँ पर सीधा नियंत्रण शासक का होता था, राजा का होता था। दूसरी भूमि होती थी जागीर भूमि। जागीर भूमि ये 4 प्रकार की होती थी। नंबर 1 सामंत जागीर, नंबर 2 हुकूमत जागीर, तीसरी भौम की जागीर और चौथी होती थी शासन जागीर। ये जागीर के 4 प्रकार होते थे। पहला सामंत जागीर होता था। ये एक जन्मजात जागीर होती थी। इस पर अधिकार जन्म से होता था और लगान वसूली सामंत के द्वारा होती थी। दूसरी हुकूमत की जागीर। ये जागीर वेतन के रूप में दी जाती थी, यानी कि वेतन के रूप में प्रदान की जाती थी, जो मुत्सदियों को दी जाती थी और उनकी मृत्यु के बाद वापस खालसा कर दी जाती थी। और परगने के हाकिम का ये उत्तरदायित्व था कि लगान राजकोष में जमा करे। यानी कि हुकूमत जागीर वो होती थी जो वेतन के रूप में प्रदान की जाती थी, और जब सामंत की मृत्यु हो जाती थी, मुत्सदियों को मृत्यु हो जाती थी, तो उसे वापस खालसा कर दी जाती और वो जागीर वापस सीधे राजा के अधीन आती थी, केंद्रीय भूमि के अधीन आती थी। तीसरी भौम की जागीर। राज्य को अपनी सेवाएं देते और कुछ निश्चित कर देते थे, उसे भौम की जागीर कहते थे। चौथी है शासन जागीर। ये धर्मार्थ, शिक्षण कार्य, साहित्य लेखन आदि के लिए चारणों को अनुदान में दी जाती थी। ये कर मुक्त होने के कारण माफ़ी जागीर कहलाती थी, यानी शासन जागीर को माफ़ी जागीर भी कहते थे। और ये चारणों को, यानी चारण जाति के लोगों को शिक्षण और साहित्य लेखन के लिए अनुदान में दी जाती थी। अब मध्यकालीन राजस्थान में भूमि के प्रकार क्या थे? एक तो थी कृषि भूमि, एक चरनोता भूमि। कृषि भूमि जो खेती के लायक होती थी, खेती योग्य होती थी। दूसरी चरनोता भूमि, इस भूमि के लिए पशुओं के लिए चारा उगाया जाता था। इस भूमि पर पशुओं के लिए चारा उगाया जाता था, इसलिए इसे चरनोता भूमि भी कहते थे। और आधुनिक राजस्व भाषा में इसे चारागाह या गोचर भी कहा जाता है। चरनोता भूमि को आधुनिक राजस्व भाषा में गोचर भी कहा जाता है। अब मध्यकालीन राजस्थान में किसानों के प्रकार देखते हैं। नंबर 1 बापीदार और नंबर 2 गैर बापीदार, यानी कि इसे 2 प्रकार के थे, एक तो बापीदार और एक गैर बापीदार। बापीदार वो होते थे जिन पर उस ज़मीन पर, उस भूमि पर सीधा किसान का अधिकार होता था, वो होते थे बापीदार। और इस भूमि के लिए वो किसानी के लिए स्वयं जागी सामग्री जुटाता था, जो भी साधन लगता था वो खुद लेकर आता था किसान, और उस ज़मीन पर उस किसान का सीधा अधिकार होता था। और बापीदार को खुद काश्तकार भी कहा जाता था। दूसरा है गैर बापीदार, इसे शिकमी काश्तकार भी कहते थे। ये भूमि के स्वामी नहीं होते थे, ये खेतीहर मजदूर थे, यानी कि ये मजदूर के रूप में काम करते थे, इसलिए इसे गैर बापीदार भी कहते थे। किसानों को दी जाने वाली भूमि का पट्टा जागीरदार के रजिस्टर में दर्ज होता था, जिसे दाखला कहता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दाखला क्या होता था? दाखला एक रजिस्टर होता था जो किसानों को भूमि दी जाती थी, उस पट्टे का उसमें उस रजिस्टर में दर्ज रहता था, लिखा होता था, उसे दाखला कहते थे। अब एक महत्वपूर्ण है, भरतपुर के शासक थे सूरजमल। उसने 1763 ईस्वी में एक नई कृषि की पॉलिसी बनाई थी। इससे राज्य की कृषि से आय 17.5 लाख प्रति वर्ष होती थी, यानी कि उसने नई नीति बना करके राज्य के में किसानों से, यानी कि खेती से में बहुत अधिक आमदनी प्राप्त हुई उन्हें, और इस प्रकार उन्होंने एक नई नीति अपनाई थी राजा सूरजमल ने। मध्यकालीन राजस्थान में भू राजस्व था, वो लगान निर्धारण होता था, वो भी उनके अलग अलग नाम थे। लगान कहते थे, भोग कहते, हासिल, भोज, ये सभी लगान के नाम हैं, भू राजस्व के नाम थे, लगान, भोग, हासिल, भोज। अब मध्यकालीन राजस्थान में जो टैक्स इकट्ठा होता था वो 3 प्रकार से होता था।
प्रथम भूमि के स्वरूप पर, यानी कि एक भूमि बारानी होती थी जो बरसात से सिंचित होती थी, एक उन्नाव होती थी जहाँ पर कुएं, तालाब, बावड़िया आदि से पानी ला करके सिंचाई की जाती थी। दूसरा निर्धारण फसल की विशेषता पर होता था, यानी कि उस फसल का बाजार भाव क्या है, भूमि की उत्पादक क्षमता क्या है, उस पर आधारित होती थी। एक काश्तकार की जाति भी होती थी, यानी कि पटेल और चौधरी। सरकार और किसान के मध्य स्तर के रूप में ये सरकारी कर्मचारी होते थे। यानी पटेल और चौधरी क्या होते थे, जो सरकार और किसान इन दोनों के बीच में बिचौलिए के रूप में ये काम करते थे, और ये सरकारी कर्मचारी नहीं होते थे, इन्हें पटेल या चौधरी कहा जाता था। अब लगान वसूल करने की विधि क्या थी, तो एक विधि का नाम था लाटा या बंटाई विधि, यानी कि धान साफ होने पर राजस्व का भाग तोल कर अलग कर देना। राजस्व का जो भी हिस्सा निर्धारित होता था उसे तोल कर अलग कर देना, ये होता था बंटाई विधि। दूसरी विधि है कुंता विधि, यानी कि खड़ी फसल देख करके अनुमानित लगान निर्धारण करना, उसे कुंता विधि कहता था। यानी कि खेत में जो फसल खड़ी है और उसका अनुमान लगा करके उसका राजस्व निर्धारण करना, ये कुंता विधि होती थी। अन्य विधियाँ की थी मुकाता, डोरी, घूघरी, ये सभी भी लगान वसूल करने की विधियाँ थी। मुकाता विधि क्या होती थी, एक निर्धारित कर एक मुश्त ले लेना, एक फिक्स कर होता था, फिक्स राशि निर्धारित कर ली जाती और वो एक मुश्त यानी कि एक किस्त के रूप में ली जाती थी, वो मुकाता होती थी। दूसरी डोरी, यानी कि नापे गए भूभाग का निर्धारण करके वसूल करना, जो खेत है उसका नाप जोख करना और उस पर भूभाग का राजस्व निर्धारित कर लिया जाता था, वो डोरी कहलाता था। एक घूघरी, यानी कि शासक या सामंत किसान को जितना घूघरी बीज देता था उसके अनुपात में अनाज लेता था, यानी कि सामंत किसान को एक बीज के रूप में जो भाग देता था उसके अनुपात में वापस वो वसूल करता था, तो उसे घूघरी कहता था। दूसरी घूघरी विधि में प्रति कुआ या खेत की पैदावार पर भी निर्धारित था। मध्यकालीन भू राजस्व में किसान पूर्ण सुरक्षित थे और यह काल आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का युग माना जाता है। मध्यकालीन किसान थे वो पूर्ण आत्मनिर्भर थे और ये आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का युग माना जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट